चलिए तो देख लीजिए, ये बिहार पुलिस का जो सेट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देख लीजिए, कहने का मतलब है कि हम बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस का कांस्टेबल का सेट डिस्कशन कर रहे हैं और CSBC के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। 2021 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे थोड़ा टफ लेवल का आ गया था, तो लास्ट अब हम 2021 का करा रहे हैं। हमने पूरे प्रीवियस ईयर का करा दिया है। अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर को पढ़ लेते हैं तो 100% 10 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया है, ये समझ लीजिए। उसके बाद 10 मार्क्स, हाँ, प्रीवियस ईयर पढ़ने से खाली 10 मार्क्स आपका सिक्योर हो चुका है। बाद बाकी इसी से आधारित अन्य क्वेश्चन भी आएंगे, याद रखिएगा। अन्य क्वेश्चन भी इसी से आधारित, मतलब इसी टॉपिक पर आधारित होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर इस प्रीवियस ईयर को पढ़ लिया है तो समझिए कि आपने जान लिया है कि क्या हमसे पूछा जाएगा। अब बस उसी को कंठस्थ करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले सबसे पहले ये करना है कि हमको 2-3 बार इस प्रीवियस ईयर को देखना है कि कौन क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का आ रहा है और कैसा पूछा जा रहा है। बस इतना अगर कर लेते हैं तो उसके बाद अब आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। और जैसे ही अगर कोई वैकेंसी अभी जो आया है वो भी आपका निकल जाएगा और आने वाला है वो भी निकलेंगे बिहार में, अगर एग्ज़ाम आप देंगे तो चलिए हम अब बिना देरी किए सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है कि गालिब जो है, इसका एक सोनेट है। ये गालिब सोनेट कौन रचा है, ये चीज़ पूछा है। तो ये त्रिलोचन का है गालिब सोनेट, याद रखिएगा। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन वाली कविता को हम सोनेट कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे हम प्रीवियस ईयर पहले बता रहे थे तो आपको ये बात पहले भी बताए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड, जो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको कर्नाटक में, याद रखेंगे। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, मतलब ये जो लिखा हुआ है लाइन है, ये बोला है किसकी रचना है, ये बोला है। तो ये जो रचना है आपका ताज बीबी का है, याद रखेंगे। ताज बीबी की रचना है। अब 2021 में बोला है कि सकल घरेलू उत्पाद जो है, मतलब जिसको हम GSDP बोलते हैं अंग्रेजी में, में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। मतलब सरकार ये बजट यहाँ बोला है 2020-21 का सकल घरेलू उत्पाद का जो है ना, कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहा है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा 3.5% रहा है 2020-21 का, याद रखिएगा। सरकार का ये संघीय बजट का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है, याद रखेंगे। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता यह घाटा, और मतलब ±2, 4 ±2 होता है, याद रखिएगा। आगे बोला है निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है, मतलब सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटा जो आकार है, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसी का आकार छोटा होगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ये भी ग्रहण किया है और ये भी ग्रहण किया है। जो माइनस में हो ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग इसी ने किया है, तो सबसे आकार छोटा यही। सब माइनस में दिया हुआ है, 3 - 2 - F-। आगे ये इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है चर्चा किसका किया गया है। तो ये जब आप पढ़ते हैं, हाँ, लास्ट में आपसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा पढ़िएगा। तो ये लास्टली यहाँ पूछा है कि द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पैसेज, मतलब मेन आइडियाज इस पैसेज का क्या है। तो जब आप इसको पढ़िएगा तो अर्थक्वेक एंड द डैमेज दे कॉजेज, मतलब अर्थक्वेक के डैमेज के बारे में बताया गया है, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। इसमें बोला है कि इतना का वर्गमूल के अंकों का योग क्या आएगा। मतलब जब वर्गमूल करेंगे तो उसको अंकों का योग कितने आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब आप वर्गमूल कर लीजिएगा, वर्गमूल करने के बाद जो है वर्गमूल करने के बाद उसके अंक जो आएंगे उसको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पर आप जो आएगा, यहाँ 24 आता है, याद रखिएगा। वर्गमूल करना भाग विधि से आप कर सकते हैं, 2 छांट करके, और उसके बाद 99 में लगाएंगे पहले,
और 99 में लगाने के बाद इस तरह से वर्गमूल का प्रोसेस आपको आता होगा। उसके आधार पर भारत में बोला है कि तांबे के तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो है तांबा जो है राजस्थान में उपजता है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आपका झारखंड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा राजस्थान है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर झारखंड है। इसका आंसर झारखंड सही हो जाएगा। आगे इंग्लिश में है, इंग्लिश में बोला है रिटेन बाय, मतलब ये किसके द्वारा रिटेन किया गया है, पैसेज पढ़ लीजिएगा। ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसको रिटेन करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा, ये इरीजा पाउंड और स्पॉनिंग वुड रॉबर्ट फोस्टर। हाँ, तीसरा नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा, इसी ने रिटेन किया है। यौगिक जिसका द्विध्रुवीय आघूर्णन नहीं है, मतलब जिसका द्विध्रुवीय आघूर्णन नहीं होता है, वो यौगिक कौन है। द्विध्रुवीय आघूर्णन किसका नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें जो है द्विध्रुवीय आघूर्णन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुवीय आघूर्णन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि से एडिशन जो रोग होता है एड्रीनल ग्रंथि के कारण होता है, इसलिए एडिशन थायराइड ग्रंथि से नहीं होता है। प्लूमर थायराइड से होता है, हसीमोटो थायराइड से होता है, और ट्यूमर मानवता जो है ना थायराइड से होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप समूह में दोनों बीजाणुभिद और युग्मोभिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होता है। तो याद रखेंगे कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में बहुकोशिकीय विध होता है और बीजाणुविद पाया जाता है। उसके बाद है कि मेरी जेल डायरी। तो जब मैं बिहार स्पेशल आपको पढ़ा रहा था तो माई प्रिजन डायरी किसकी रचना है, ये मैंने बताया था। तो ये जयप्रकाश नारायण का है माई प्रिजन डायरी, इसी को हिंदी में मेरी जेल डायरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बोला है कि भाई इसका जो है 3L की संकरण अवस्था कौन सा होगा। तो 3L का संकरण अवस्था sp3d होता है, याद रखेंगे। इसको हल करने से कितना आएगा, तो इसको हल करने से आपको ध्यान रखना है कि इसको हल जब करते हैं तो आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो कौन सा विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है राज्य एक कृत्रिम रचना है, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समय अवधि में हुई है, और उसके बाद है राज्य युद्धों का परिणाम है, उसके बाद है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास के परिणाम है। तो ये राज्य के कह रहा है कि यहाँ राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत कौन है, सो बोला है। तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास के परिणाम है, ये विकासवादी सिद्धांत है। उसके बाद है 1961 में पहली बार दोनों सदनों की गतिरोध करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का विधेयक कब बुलाया गया था। तो मैं आपको बताऊं कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, कोई बिल पर विवाद हो जाता है, तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। तो यही दोनों का एक साथ बुलाया संयुक्त सभा के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन उसी को कहते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 108 के तहत होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ रहे हैं, राज्यसभा भी आ रहे हैं, लोकसभा भी आ रहे हैं। तो किसका अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्षता करते हैं। साथ में इसको अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो इतना बात आपको संयुक्त अधिवेशन से याद रखना है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को बुलाना और लोकसभा के अध्यक्ष का अध्यक्षता करना, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। उसके बाद इंग्लिश का है। इंग्लिश में माई मदर बोर्नी मी इन द साउथर्न, यानी क्या है, पैसेज रीड करना है और रीड करने के बाद लास्ट में आपको जवाब देना है। तो लास्ट में क्या दिया है, यहाँ बोला है जब अब इस दो पैसेज दिए हैं, एक पोएट दिया है और एक किसी का मतलब लेख है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो कलर जो है ना, कलर के बारे में एगो में बताया है, एगो में नहीं बताया, तो वही डिफरेंसेज है, आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद है निम्न में किसे भुगतान संतुलन में पूंजी का प्रवाह
जाना जाता है? मतलब किस भुगतान संतुलन में पूंजी का प्रवाह कहाँ जाना जाएगा? तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी विदेश क्रेता को बेचने में, पहला। दूसरा है एक भारतीय बैंक से किसी बैंक के उधारकर्ता के ऋण में। उसके बाद एक भारतीय क्रेता द्वारा किसी विदेशी वित्तीय संपत्ति को खरीदने में, ठीक है। और अगला है कि एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक से लिए गए ऋण की भुगतान करने में। तो अब इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे एकाएक, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाने का कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि भुगतान संतुलन पूंजी प्रवाह जाना जाएगा, मतलब भुगतान संतुलन किससे होगा, ये चीज़ कहने का मतलब है भुगतान संतुलन। तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। जब आप भारतीय संपत्ति को दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आपके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तभी जाकर के आप भुगतान संतुलन कर पाएंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ दूसरा नंबर में आपका क्यों गलत है कि भारतीय बैंक से किसी विदेशी उधारकर्ता का ऋण, मतलब अगर भारतीय बैंक से ऋण दीजिएगा तो और गड़बड़ा जाएगा, पैसा और भाग जाएगा दूसरे देश में, तो भुगतान संतुलन गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद तीसरा बोला है कि एक भारतीय क्रेता द्वारा किसी विदेशी वित्तीय संपत्ति का खरीदना। अगर भारतीय व्यक्ति कोई खरीदेगा कुछ तो स्वाभाविक है पैसा दूसरे देश में चला जाएगा, तो भुगतान संतुलन नहीं होगा। और एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान, अगर कोई विदेशी नागरिक से आप अगर ऋण लिए हैं और ऋण दे रहे हैं, चुकान कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, पैसा वापस जा रहा है, तो उस समय भी भुगतान संतुलन नहीं होगा। पैसा आएगा तभी भुगतान संतुलन होगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में, ये बात याद रखेंगे। बोला है कि सिफारिश पर बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी, मतलब कितनी थी? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1929 में मंत्रिमंडल बना था, 1937 में 1937 में मंत्रिमंडल बना था। और इस 1937 के मंत्रिमंडल में 152 मतलब उसमें सदस्य थे 1937 में। जब ये पहली बार हमारे यहाँ आम चुनाव हुआ स्वतंत्रता के बाद 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ। तो 51 से 52 हुआ है, तो 51 और 52 दोनों मान सकते हैं, ठीक है। 51 to 52, 51 होगा तो 51 नहीं तो 52, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो इस समय जो है ना बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या थी 331, टोटल 331 थे। लेकिन जब 1956 आया तो राज्य का फिर से गठन हुआ, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर फिर से राज्यों का गठन हुआ, तब फिर से सीटों में हेराफेरी हुई और तब बोला है कि तब संख्या क्या रही, तो तब संख्या रही आपको 318 रही, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब 2000 में झारखंड अलग हो गया, तब से हमारे यहाँ संख्या 243 हो गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इतनी मैंने 3 बातें बताई, 152 वाला बात बता दिया, उसके बाद 331 वाला बात बता दिया, 318 वाला बात बताया मैंने। तो इन सारे चीज़ को ध्यान रखना है। कौन कौन? 152, 331, 318 और 243। नहीं लिखा है, लिखा गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर 318 होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 का हमेशा कैसा होगा? तो मान लीजिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है। तो मान लीजिए n 1 है, तो 1 × 1 + 5 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैसा संख्या आया? 100 में आया कि नहीं आया? तो आप कोई भी n लीजिएगा तो 100 में संख्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला बोला है पानी का घनत्व होता है। तो याद रखिएगा पानी का घनत्व हमेशा इतना ही होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पर 1 ग्राम होता है पानी का घनत्व। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल में संबंधित है? तो चरक ने चरक संहिता लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चरक को किस लिए जाना जाता है? तो आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। उसके बाद है ये किसके दरबार में रहता था? तो ये कनिष्क के दरबार में, कुषाण शासक कनिष्क थे, ये कनिष्क के दरबार में चरक संहिता लिखे थे और यही कनिष्क के दरबार में थे। अगला है भारतीय गायिका में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना। तो ये पहले प्रीवियस ईयर में भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। कुमार गंधर्व इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है
कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य में निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या, तो बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243 अभी बता दिए हैं। आगे बोला है निम्नलिखित युग्म को सुमेलित नहीं है सो पहचानना है आपको। तो ये बोला है कि दीपा, तो ये जो है ना स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि खेती किया, जब खेती नहीं होना होता है तो वहाँ से छोड़कर चला गया, तो उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, उस सब में झूम कृषि होता है। स्थानांतरित कृषि का नाम है झूम कृषि। लेकिन छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को ही हम कहते हैं बस्तर कृषि। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बस्तर। तो गलती यही है आपका पहला नंबर। पलामू आपका होता है मणिपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। झूम होता है असम में, अब बेबर होता है बिहार में। और ये दीपा कहाँ होता है? तो दीपा अंडमान निकोबार का मतलब कृषि है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना बात ध्यान रखेंगे। ये कृषि से पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ का कौन, छत्तीसगढ़ के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम बस्तर। दीपा कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का है। पलामू कहाँ का है? तो मणिपुर का है। झूम कहाँ का है? तो असम, मेघालय और मिजोरम। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बेबर कहाँ का है? तो बिहार का। इस बात को ध्यान रखिए। आगे बोला है कि भाई अगर तापमान का हिमांक जो है ना -20 डिग्री हो जाए, मतलब 0 के जगह -20 डिग्री हो जाएगा, और भाप का जो बिंदु है 100 के जगह 130 हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में मानव के शरीर 36 के जगह क्या हो जाएगा? तो 36 के जगह 34 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बोला है एक ये घट जाएगा जब मान लीजिए कि यहाँ हिमांक को क्या किया, घटा दिया, यहाँ ये भाप को बढ़ा दिया, तो उस परिस्थिति में जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ आ जाएगा आपका 34। आगे बोला है एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई, मतलब एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मानते हुए आप एंटीना का प्रसारण ज्ञात करें। तो कोई भी प्रसारण ज्ञात करना है तो √अंडर व्यास गुने d गुने ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। तो त्रिज्या आपको दिया है 6400, तो 2 गुने हो जाएगा, 2 गुने 6400, 2 गुने 6400 और गुने 8। अब इसको अगर गुना करके आप, ठीक है, जब इसको गुना कर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 6400 है तो उसका तो आ जाएगा आपको 80। 6400 वाला का 8 दूना 16 का क्या आ जाएगा? 4। तो 4 और 80 का गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 320। ऑप्शन में दिया है किसी में 300? तो 320 क्या चीज़ में आया? मीटर में आया। यहाँ किलोमीटर में है तो उसको हम क्या करेंगे? किलोमीटर में बदल दें। यहाँ 1 मिनट, ये जो 80 लिखे हैं डायरेक्ट गुना नहीं होगा। 80 लिखा हुआ है तो यहाँ पे यहाँ किलोमीटर है या यहाँ मीटर है, तो पहले तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको या तो किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, या तो यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्टिंग करने का बाद मतलब है कि 80/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80/1000 और गुने 6400 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बच कितना रहा है? गुना में 2 भी है ऑलरेडी, तो 8 दूना 16 का हो जाएगा 4 और 64 का हो जाएगा 8। सीधे 32 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सीधे 32। ठीक है, यह प्रसारण ध्यान रखिएगा कि √d गुने होता है ऊंचाई। इस बात को अगर ध्यान रखिएगा तो प्रसारण आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी युग के कवि, तो ये तो सबको पता है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि है। ठीक है, महादेवी वर्मा भी छायावादी युग के कवि हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी युग के कवि है। इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व किस में है? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा एशिया में है। सबसे ज़्यादा एशिया में घनत्व है। दूसरा नंबर पर अफ्रीका में है, और तीसरा नंबर में लैटिन अमेरिका में है, और चौथे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका में है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भाई घनत्व के आधार पर हम सजा सकते हैं। तो यहाँ बोला है दूसरा नंबर पर कौन है? तो दूसरा नंबर पर अफ्रीका है। मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा घनत्व दूसरे नंबर पर घनत्व जो है ना अफ्रीका का है, सबसे ज़्यादा एशिया में। तो बोला है राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो मैं आपको बता दूं कि जब 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, उसके बाद 1919 के बाद जो है ना एक संस्था बनी 1920 में एक संस्था बनी जिसका नाम है राष्ट्र संघ। क्यों बनी थी? तो देश में शांति कायम रखने के लिए। लेकिन हालांकि वो अपने काम में
फेल हो गया, तभी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो 10 जनवरी 1920 को बना था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। रूजावेल्ट के मतलब रूजावेल्ट जो है ना, इसके मेन सूत्राधार थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये तो सबको पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। याद रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? मतलब मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 300, ठीक है, 324 में निर्वाचन आयुक्त की चर्चा है, निर्वाचन आयुक्त की चर्चा है। तो अब इस निर्वाचन आयुक्त में मैं आपको बता दूं कि एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। इस तरह से 3 सदस्यीय ये आयोग है। 3 सदस्य होते हैं इसमें, ओवरऑल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि भाई 2, अगर मान लो मुख्य चुनाव आयुक्त कहे और अन्य वाला जो कहे वो कहे कि नहीं इसको हम नहीं मानेंगे, तो दोनों में मतभेद हो जाए, तो इसकी फैसला कैसे होगा? यहाँ पे बोला है राष्ट्रपति करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, बहुमत के आयोग स्वयं करेंगे, या कानून या न्याय मंत्री करेंगे, कौन करेंगे? तो सवाल उठता है कि जब दोनों में विवाद हो तो बहुमत के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? हालांकि कुछ निर्णय जो है ना, विवाद जब राष्ट्रपति का विवाद हो जाता है उस समय निर्वाचन से संबंधित, तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे खुद अपने में मतभेद हो जाता है तो उस समय बहुमत के आधार पर कार्य। देख लीजिए, तो इसका आंसर बोला है कि क्या होगा, तो बहुमत के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए क्या सही होता है? तो उसका जो है, उसका पृथ्वी की सतह से अगर वो ऊपर, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए, 2 गुना नीचे जाता है तो घट जाता है, और ऊपर भी जाता है तो घट जाता है। तो ये 45 किलो हो जाएगा, याद रखिएगा, जब वो गहराई में जाता है। तो आगे बोला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। बोला है कोरियोलिस बल के पवनों की उत्तर गोलार्ध में बाईं ओर से अवक्षेपित होता है। तो नहीं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। यही गलत है, गलत कथन को चुनना था। बाद बाकी यहाँ देख लीजिए, घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल घर्षण ज़्यादा होगा तो पवन की गति प्रभावित होगा, ये सही है। उसके बाद है समदाब रेखा के निकटता अधिक दाब प्रवणता दर्शाती है। हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर समदाब रेखा के निकटता होगा तो दाब प्रवणता ज़्यादा होगा। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करती है, तो ये भी सही है। बाद बाकी एक गलती थे यहाँ पे, ये पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, बोला है कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011-12 में रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा का बात बताया। तो ये पूछा जाता है कि गरीबी रेखा पर कौन समिति बना? तो रंगराजन समिति। कब बना? तो 2011 से 12 में। क्या बताया? तो बताया कि शहरी क्षेत्र में के लिए व्यक्ति का आय जो होना चाहिए 1407 होना चाहिए कम से कम, और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 972। ठीक है, इतना आमदनी अगर इतना से कम महीने अगर कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो वो वास्तव में वो गरीब है। बोला है, अगला बोला इंग्लिश में है कि 2011-12 के ही आधार अभी भी है, अभी वही आधार पर मतलब बीपीएल और एपीएल तय किए गए हैं। अभी बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव होंगे जब समिति नया कमेटी कोई बनेगा तब। अभी यहाँ पे देख लीजिए, टू विच रजिस्टर्ड द प्रेजेंटेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन इंडिया बिलोंग, मतलब कौन इंडिया के बिलोंग कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाई फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूटिव रजिस्टर और स्टैटिक रजिस्टर होगा, याद रखिएगा। स्टैटिक रजिस्टर में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय क्रिप्टो गेम है? संवहनीय क्रिप्टोग्राम टेरिडोफाइटा है। किसने कहा है कि इतिहास में वर्ग संघर्ष की कहानी है? मतलब किसने कहा कि बिना संघर्ष किए, मतलब जो वर्ग है वो संघर्ष का कारण है, संघर्ष के कारण ही वर्ग पैदा लेते हैं। किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि संघर्ष के कारण ही वर्ग पैदा लेते हैं। पूंजीवाद में उत्पत्ति वस्तुओं का पर किसका स्वामित्व है? तो सामूहिक स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व, सामाजिक स्वामित्व, राज्य स्वामित्व। याद रखिएगा,
पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जो पूंजीपति होता है उसमें सिर्फ व्यक्ति का ही पूंजी होता है। उसके बाद बोला है बुलियन बीजगणितीय अवयवों में ये जो दिया है ए छोटा ए बी और बड़ा ए बी के उपसमुच्चय है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू ए डैश होगा। जब ये बुलियन थ्योरी आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। आगे बोला है एक दीक्षांत भाषण नामक रचना, मतलब एक दीक्षांत भाषण की रचना किसने किया है? तो एक दीक्षांत भाषण की रचना जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या? और राजेंद्र यादव, सॉरी प्रसाद बोला गया, राजेंद्र यादव है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इसमें बोला है कि इंग्लिश वर्जन ऑफ द कोटो कैन बी फॉलो, मतलब इंग्लिश वर्जन में कौन सही है? इफ़ यू बोला है इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये मतलब इसका इंग्लिश वर्जन में कौन सही है? तो ये वाला सही है। आगे बोला है कि भाई इसका जो है परमाणु प्रतिरूप का अनुसार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग व्यंजन कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का वेग व्यंजन जो होगा, वेग बराबर होगा 2 पाई ke² z/h, और यहाँ पे हो जाएगा बटे में n ही होगा। आगे बोला निम्नलिखित में कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसकी रचना है? मतलब किसका रचना है? सीढ़ियों पर धूप, तो रघुवीर सहाय का रचना है सीढ़ियों पर धूप काव्य। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप काव्य किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है। विश्वनगरी शब्द में प्रयोग पहली बार किसने किया था? मतलब इसका मतलब ये है कि मेगालोपोलिस जो है शब्द, जिसको हम विश्वनगरी कहते हैं, शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो है प्रयोग किया गया है कार्ल लिटर दिया है, जीन गेटमैन दिया है, पैट्रिक डिगिज और ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया है, ये ध्यान में कर लीजिए। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही जमता है? तो ये तो सबको पता है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया के कारण जो है ना दूध से दही जमता है। आगे बोला है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, मतलब सबसे दुर्बल बल कौन है? तो मैं जब बल पढ़ाया था तो उसी समय बताया था गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रक्रिया है। ये बात ध्यान रखिए, गुरुत्व बल हो जाएगा सबसे दुर्बल है, और सबसे मजबूत जो है ना विद्युत चुंबकीय बल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रॉकेट के कार्यप्रणाली का सिद्धांत कई बार पूछा जा चुका है। ये आपको संवेग संरक्षण सिद्धांत या न्यूटन के तीसरा लॉ आप ध्यान में रखेंगे। बोला है सभापति तथा उपसभापति पद के रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा अनुच्छेद 79 के तहत है राज्यसभा होगा, और उसमें जो है ना एक सभापति होगा। सभापति जो है उपराष्ट्रपति होंगे। याद रखिएगा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, हालांकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें बोला है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति नहीं रहेंगे तो कौन अध्यक्ष बनेंगे, ये चीज़ बोला है। तो पैनल में 6 सदस्य का गठन कर दिया जाता है, वही 6 सदस्य करते हैं। इसमें क्या ऑप्शन दिया है देख लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर करेंगे? नहीं। उपसभापति के पैनल के सदस्यों में से कोई एक करेंगे? तो हाँ बिल्कुल यही करेंगे, उपसभापति के पैनल में से सदस्य में से कोई अध्यक्षता करेंगे। आगे बोला है एन नोटिस शुड ऑलवेज बी, मतलब एक नोटिस कैसा होता है हमेशा? तो नोटिस हमेशा जो है फॉर्मल, ब्राइफ तथा पॉइंट होता है। मतलब नोटिस में सिर्फ फॉर्मल होता है, मतलब लिखित होता है सही वे में, और उसके बाद छोटा संक्षिप्त लिखा होता है और टू द पॉइंट लिखा होता है। मतलब एक नोटिस में यही चीज़ लिखा होता है। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ।